नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत में लगभग हर साल कहीं ना कोई चुनाव क्यों होता रहता है? क्या ये हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है या फिर एक ऐसा बोझ जो देश की तरक्की की रफ्तार को धीमा कर देता है? आज हम इसी बड़े सवाल से जुड़े एक बहुत ही चर्चित आइडिया को समझने वाले हैं। एक राष्ट्र, एक चुनाव, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो अगर लागू हो गया तो भारत की पूरी राजनीति का चेहरा बदल सकता है। देखिए, भारत में चुनाव को लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार कहा जाता है। लेकिन जब ये त्योहार लगभग हर साल मनने लगे, तो कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि क्या इससे देश के विकास पर असर पड़ता है? क्या सरकारें नीतियां बनाने के बजाय हर वक्त इलेक्शन मोड में ही रहती हैं? वन नेशन वन इलेक्शन का ये पूरा आइडिया इसी बहस के दिल में है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये एक राष्ट्र, एक चुनाव है क्या? इसका मतलब बहुत सीधा और सरल है। देश के सबसे बड़ी चुनाव यानी लोकसभा चुनाव और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ एक ही टाइम फ्रेम में करा दिए जाएं। मतलब जो अलग-अलग राज्यों में हर साल वोटिंग होती है, उसकी जगह पूरे देश में हर 5-5 साल में बस एक बार चुनाव हो। अब सुनने में ये शायद एक बहुत ही नया और मॉडर्न आइडिया लगता है ना? लेकिन मज़े की बात यह है कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। असल में ये भारत के इतिहास में एक वापसी जैसा है। हमारे देश की चुनावी कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी ही हुई थी। जी हाँ, 1951 से लेके 1967 तक भारत में लोकसभा और सभी राज्यों के चुनाव एक साथ ही हुआ करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ? कुछ राज्यों में सरकारें अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही गिर गईं, कहीं राष्ट्रपति शासन लग गया और धीरे धीरे ये पूरा साइकिल टूट गया। नतीजा ये कि आज हम एक ऐसे सिस्टम में हैं जहां देश लगभग हमेशा ही इलेक्शन मोड में रहता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अचानक से इस पुराने सिस्टम पर वापस जाने की बात इतनी जोरों पर क्यों है? आखिर इसके फायदे क्या बताए जा रहे हैं? चलिए, अब इस सिक्के का एक पहलू देखते हैं और समझते हैं कि जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, उनके तर्क क्या हैं। देखिए, इसके सपोर्टर्स का कहना है कि इसके 3 बहुत बड़े फायदे हैं। पहला, जाहिर है पैसा। चुनावों पर जो हजारों करोड़ों का बेतहाशा खर्च होता है, उसमें भारी कमी आएगी। दूसरा, बार बार चुनाव की वजह से जो आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगता है, उससे विकास के काम रुक जाते हैं, वो रुकना बंद हो जाएगा। और तीसरा, सरकारें चुनाव प्रचार में उलझे रहने के बजाय पूरे 5 साल गवर्नेंस पर फोकस कर पाएंगी। 55,000 करोड़ रुपए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये सिर्फ 2019 के एक लोकसभा चुनाव का अनुमानित खर्चा था। अब जरा सोचिए, जब हर साल कई राज्यों में चुनाव होते हैं, तो ये आंकड़ा कहाँ पहुंचता होगा? एक साथ चुनाव से इस पैसे की बहुत बड़ी बचत हो सकती है। और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। हर चुनाव से पहले आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। इसका मतलब है कि सरकार कोई भी नई पॉलिसी या प्रोजेक्ट का ऐलान नहीं कर सकती। जब ये बार बार होता है तो इसे कहते हैं पॉलिसी पैरालिसिस, यानी विकास का पहिया एक तरह से थम जाता है। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन जैसा हर बड़े बदलाव के साथ होता है, कहानी इतनी सीधी नहीं है। इस विचार को लेकर कुछ बहुत ही गंभीर चिंताएं भी हैं जिन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल है। चलिए, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। और यहीं पर इस बहस का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। ये एक सीधी टक्कर है दो बड़ी बातों के बीच। एक तरफ है बेहतर और लगातार चलने वाले शासन का तर्क और दूसरी तरफ है भारत के संघीय ढांचे यानी फेडरलिज्म पर आने वाले खतरे की चिंता। तो जो लोग इसका विरोध करते हैं, उनकी सबसे बड़ी चिंता यही है कि इससे भारत का संघीय ढांचा कमजोर हो सकता है। उन्हें डर है कि राष्ट्रीय मुद्दों के सामने राज्यों के स्थानीय मुद्दे दब जाएंगे। इसके अलावा पूरे देश में एक साथ चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन के लिए लॉजिस्टिक्स का एक पहाड़ जैसा चैलेंज होगा और क्षेत्रीय पार्टियों के भविष्य पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इस चिंता को थोड़ा और समझते हैं। डर ये है कि जब वोटर एक ही दिन एक ही बूथ पर लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए वोट डालने जाएगा, तो हो सकता है कि वो राष्ट्रीय मुद्दों से ज्यादा प्रभावित हो। ऐसे में किसी राज्य के स्थानीय मुद्दे जैसे पानी, बिजली या सड़क कहीं पीछे छूट सकते हैं और इसका नुकसान क्षेत्रीय दलों को उठाना पड़ सकता है। और फिर एक बहुत ही बड़ा और पेचीदा संवैधानिक सवाल खड़ा होता है। मान लीजिए ये सिस्टम लागू हो गया, पर 2 साल बाद किसी राज्य की सरकार गिर जाती है,
अपना बहुमत खो देती है, तब क्या होगा? क्या वहां तुरंत चुनाव होंगे जिससे साइकिल फिर टूट जाएगा, या फिर अगले 3 साल तक वहां राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा? ये एक बहुत मुश्किल पहेली है। अच्छा, चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि देश इसे लागू करने का फैसला कर लेता है। तो सवाल है, ये होगा कैसे? क्या ये सिर्फ एक कानून बदलने से हो जाएगा? जी नहीं, इसे हकीकत में बदलने का रास्ता कानूनी और राजनीतिक चुनौतियों से भरा हुआ है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बाधा है संविधान में संशोधन, और ये कोई मामूली संशोधन नहीं होगा। इसे पास कराने के लिए संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद इसे देश के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी पास कराना होगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी राजनीतिक चुनौती है। कानूनी तौर पर देखें तो इसका पैमाना बहुत बड़ा है। संविधान के कम से कम 5 आर्टिकल्स को बदलना पड़ेगा, जो सीधे सीधे संसद और विधानसभाओं के कार्यकाल से जुड़े हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट जैसे कई जरूरी कानूनों में भी बड़े बदलाव करने होंगे। ये भारत के पूरे संसदीय सिस्टम की बुनियाद से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ हवा में बातें हो रही हैं। पिछले कुछ सालों में इस पर काफी तेजी से काम हुआ है। 2017 में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट दी, फिर 2018 में लॉ कमीशन ने भी इसका समर्थन किया, और हाल ही में 2023 में सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई है। ये दिखाता है कि ये बहस कितनी गंभीर और सक्रिय है। तो हम वापस उसी सवाल पर आकर रुकते हैं जहां से हमने शुरू किया था। एक राष्ट्र, एक चुनाव, क्या ये आधुनिक भारत के लिए एक जरूरी और बड़ा सुधार है जो देश को विकास की पटरी पर तेजी से दौड़ाएगा, या फिर ये एक ऐसा महत्वाकांक्षी सपना है जिसे हकीकत में बदलना लगभग नामुमकिन है? इसका जवाब तो शायद भविष्य ही देगा, लेकिन ये एक ऐसी बहस है जिसके बारे में सोचना और समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।